हमारा टॉपिक है डायपोल मोमेंट, जिसको म्यू से दिखाते हैं। ये म्यू है, ऐसे जो है लिख लीजिए और इसको इस तरह से दिखाइए। इसको कहते हैं म्यू, इसको हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। डायपोल मोमेंट का क्या है हिंदी नाम? द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव जिसमें दो ध्रुव हो, दो पोल हो। तो जैसे देखिए तो यहाँ पर एक चार्ज है, यह एक सिस्टम है। डायपोल एक क्या है? सिस्टम है, दो चार्ज वाला। तो इसके पास एक के पास क्या है? प्लस क्यू चार्ज, दूसरे के पास क्या है? माइनस क्यू चार्ज। ये जो डायपोल है इसके पास हम क्या देख रहे हैं कि सेम चार्ज है लेकिन अपोजिट साइन वाला। पॉजिटिव चार्ज यहाँ, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज है। दोनों चार्ज जो है वह आर डिस्टेंस, चाहे इसको स्मॉल डी से भी दिखाया जाता है कहीं कहीं पर, तो इसलिए दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उस दोनों का जो गुणनफल होता है वही म्यू के बराबर होता है। इस दोनों का प्रोडक्ट, चार्ज और डिस्टेंस का। अब रही बात कि द्विध्रुव, तो द्विध्रुव क्या है? एक सिस्टम है जिसमें टू सेम एंड अपोजिट चार्जेज वाला जो है ना, इसमें पोलैरिटी डेवलप होता है। कहने का मतलब क्या कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्ज है यानी दो पोल है, उसको डायपोल कहते हैं। अब इसके चलते यहाँ पर एक मोमेंट आता है, एक आघूर्ण आता है, जिसको हम डायपोल मोमेंट कहते हैं। यह सबसे पहला चीज़ जो आपको पहले से भी पता है वो क्या है कि डायपोल आखिर बनता क्यों है। ठीक है, तो डायपोल जो है वो डेवलप क्यों होता है, किसके वजह से होता है? तो डायपोल इज डेवलप्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि डायपोल, डायपोल का मतलब पोलैरिटी जिसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज रहता है, इज डेवलप्ड ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण यह जो डेवलप होता है। किसके बीच? तो देखिए बिटवीन बॉन्डेड एटम्स आबंध में, यानी बॉन्ड में जो भी एटम्स है उसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण डायपोल डेवलप होता है, यानी कि पोलैरिटी डेवलप होता है। उसी के चलते डायपोल का फॉर्मेशन होता है। और जब डायपोल का फॉर्मेशन हो गया तो ये जो दो चार्ज है प्लस या माइनस वाला, उसका मैग्नीट्यूड यानी सिंपली क्यू, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस आर, दोनों का गुणनफल, प्रोडक्ट क्या कहलाता है? डायपोल मोमेंट। अब देखिए यही चीज़ लिखा गया, द प्रोडक्ट मतलब गुणनफल। किसका गुणनफल? ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज का, चार्ज के मैग्नीट्यूड का, यानी कह सकते हैं आवेश के परिमाण का, आवेश के परिमाण का, एंड द डिस्टेंस और दूरी का, यानी कि आवेश के परिमाण का और दूरी का गुणनफल। अब ये जो डिस्टेंस है किसके बीच? बिटवीन द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। बिटवीन का मतलब क्या हो गया? के बीच, इसके बीच सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, यानी हम लिख सकते हैं धनावेश और ऋणावेश। पॉजिटिव चार्ज का मतलब धनावेश, निगेटिव चार्ज का मतलब ऋणावेश के केंद्रों के बीच, इसके सेंटर्स के बीच यानी केंद्रों के बीच। टोटल का अर्थ हो गया धनावेश और ऋणावेश के केंद्रों के बीच की दूरी का और आवेश के परिमाण का गुणनफल क्या कहलाता है? डायपोल मोमेंट। इसको म्यू से दिखाते हैं, अर्थात म्यू बराबर चार्ज इंटू डिस्टेंस, तो म्यू हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा? म्यू बराबर क्यू इंटू आर। आर क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब डायपोल मोमेंट क्या है? इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, जिसके पास क्या हो? मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। ऐसा यूनिट ऑफ म्यू, म्यू मतलब डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या है? तो इसका है कूलम्ब मीटर। क्यों? देखिए ना, क्यू है चार्ज, चार्ज का होता है कूलम्ब, और आर है डिस्टेंस, डिस्टेंस का होता है मीटर। तो कूलम्ब मीटर CM लिखेंगे, इसको माइनस नहीं पढ़ना है, इसको सीधे कूलम्ब मीटर पढ़ना है। अब है डायपोल मोमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन डीबाई, यानी कि इसको किस में है ना, यानी ये तो इसका ऐसा यूनिट हुआ, लेकिन इसका जो कॉमन यूनिट है, ठीक है, जिसको हम साधारण मात्रक कह सकते हैं, वो क्या है? डीबाई। ठीक है, तो डीबाई को कैपिटल डी से दिखाते हैं। 1 डीबाई इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। जहाँ पर क्या है? कूलम्ब मीटर है, कूलम्ब का CGS यूनिट होता है ESU, और मीटर का होता है सेंटीमीटर। यह क्या हो जाएगा? CGS यूनिट हो गया। एक डीबाई, डीबाई तो क्या हो गया? ये साधारण हो गया, कॉमन यूनिट हो गया, साधारण इकाई हो गया। ठीक है ना, उसको CGS यूनिट में लिखना है तो 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। लेकिन उसी को अगर हमें कूलम्ब मीटर में लिखना है, 1 डीबाई को ऐसा यूनिट में लिखना है 1 डीबाई, तो वो कितना होगा? 3.33564 इंटू 10⁻30 कूलम्ब मीटर। ठीक है, तो 1 डीबाई को जो है ना CGS यूनिट में भी और ऐसा यूनिट में भी दिखाया गया। अब हम आगे देखते हैं, द शिफ्ट इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज
symbolized by broken arrow from less electronegative to more electronegative atom। इसका मतलब क्या है, तो इसको दिखाते हैं आपको। जैसे देखिए शिफ्ट इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व का जो शिफ्ट है, खिसकना, इलेक्ट्रॉन घनत्व का शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, खिसकना, ठीक है ना। इज सिम्बोलाइज्ड, उसको सांकेतिक रूप से दिखाया जाता है कैसे, बाय ब्रोकन एरो, ठीक है ना, टूटी तीर या कटी तीर द्वारा किधर से किधर, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि कम विद्युत ऋणात्मकता से अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर। इन केस ऑफ लोन पेयर डायरेक्शन इज फ्रॉम एटम टू लोन पेयर। इसका मतलब समझिए, सबसे पहली बात देखिए HCl की बात हम करेंगे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना 3.0 होती है। तो यह लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ हाइड्रोजन, और क्लोरीन क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है। तो किधर से किधर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के तरफ। यही हम अमोनिया की बात करते तो उसमें H और यहाँ पर लोन पेयर होता है। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन क्या है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसलिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ नाइट्रोजन की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, एक एटम है, और ये क्या है, लोन पेयर है। तो अगर इसका हम डाइपोल मोमेंट को दिखाएंगे तो एटम से लोन पेयर की तरफ, यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि इन केस ऑफ लोन पेयर डायरेक्शन इज फ्रॉम एटम टू लोन पेयर, एटम नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ, इस तरह से। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए NH3 हैज हायर डाइपोल मोमेंट देन NF3। इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसको हम ऐसे देखते हैं। देखिए NH3 है नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर भी देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, ठीक है ना, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया, नाइट्रोजन। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, डाइपोल मोमेंट का क्या होगा, डायरेक्शन। तो देखिए सारे हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हुआ, और चूंकि यहाँ पर नाइट्रोजन एटम है तो एटम से लोन पेयर की तरफ क्या होगा, शो होगा इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ये सारे एक तरफ जा रहे हैं, ये सारे के सारे जो है ना, जो भी वेक्टर है एक तरफ जा रहे हैं। इसके चलते यहाँ पर म्यू जो है 0 नहीं होगा, यानी कि इसका कुछ ना कुछ जो है सो वैल्यू होगा म्यू का, यानी कि और यह पोलर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो हम देखते हैं तो इसमें क्या है, सारा का सारा वेक्टर एक ही तरफ है, लेकिन यहाँ पर हम देखें तो इसमें क्या है, देखिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 होती है, तो सबकी वही होगी। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया, फ्लोरीन। नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ डाइपोल मोमेंट, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डाइपोल मोमेंट आ रहा है। प्रत्येक केस में आप देख सकते हैं यही है, इसी को कहते हैं ब्रोकन एरो। यही क्या है, ब्रोकन एरो से दिखाते हैं जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्टिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन और लोन पेयर में देखें तो एटम से इधर की तरफ लोन पेयर की तरफ होगा शिफ्टिंग। इसके चलते यहाँ पर जो म्यू होगा, अगर हम इसको म्यू1 कह दें, इसको म्यू2 कह दें, तो म्यू1 जो होगा वह बड़ा होगा म्यू2 से। क्यों, क्योंकि इसमें सारा का सारा वेक्टर एक डायरेक्शन में जा रहा है। इसमें देखिए कुछ वेक्टर ऊपर की तरफ और कुछ वेक्टर देखिए नीचे की तरफ, जिसके चलते वेक्टर में यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर में ह्रास होगा, कमी आएगी, इसलिए म्यू1 की तुलना में म्यू2 छोटा होगा। यानी इन सबों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा म्यू2 वो क्या होगा, इससे कम होगा। तो इसलिए NH3 के पास क्या कहा गया, हायर डाइपोल मोमेंट, और NF3 के पास लोअर डाइपोल मोमेंट। हायर क्यों है, क्योंकि इसमें देखिए ना सबका डायरेक्शन क्या है, एक तरफ है, लेकिन इसमें क्या है, 3 का डायरेक्शन तो एक तरफ नीचे की तरफ है, और एक जो है लोन पेयर वाला जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, जिसके चलते इसके तुलना में इसका डायरेक्शन जो है ना मतलब विपरीत है, यानी कि इसमें जो होगा डाइपोल मोमेंट की मात्रा इसकी तुलना में कम होगी। अब है कि इफ़ म्यू1 एंड म्यू2 आर 2 डाइपोल मोमेंट्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर का एडिशन कैसे होता है, ठीक है ना। तो वेक्टर के एडिशन के लिए तो हमें फार्मूला का रिजल्टेंट वेक्टर उसका निकालना पड़ता है, फार्मूला यूज करना पड़ता है। तो अगर म्यू1 पहला वेक्टर है और म्यू2 दूसरा वेक्टर है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, दोनों जो है वो थीटा एंगल पर जो है ना इंक्लाइंड है, ठीक। तो हम लोग तो जानते हैं थीटा के बारे में, या तो दोनों टेल के बीच में थीटा होगा, अच्छा है दुगो हेड के बीच में होगा, इसको म्यू1 कहेंगे, इसको म्यू2 कहेंगे, तो यहाँ पर ये थीटा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
चाहे टेल टेल के बीच में एंगल, चाहे हेड हेड के बीच में एंगल। ये फिजिक्स में आप वेक्टर में पढ़े हैं। तो इसलिए देखिए कि अगर दो हमारे पास डायपोल मोमेंट वेक्टर है, डायपोल मोमेंट वेक्टर्स एट एन एंगल थीटा, देन रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, इसका रिजल्टेंट दोनों के बदले एक सिंगल कौन सा डायपोल मोमेंट होगा, तो उसको लिखते हैं म्यू आर। आर का मतलब रिजल्टेंट हो गया। तो म्यू आर बराबर अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकंड वेक्टर इंटू दोनों के बीच का एंगल है उसमें कॉस लगा करके, यानी म्यू आर बराबर अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस 2 म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा। ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। अगर मैथमेटिकली हम जाएंगे तो इस तरह से चलेंगे। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट, यानी द्विध्रुव आघूर्ण के अनुप्रयोग, कैसे प्रयोग करते हैं, कहाँ कहाँ पर ये सब चीज़ देखने को हमें मिलेगा। तो अनुप्रयोग किसका, द्विध्रुव आघूर्ण का, डायपोल मोमेंट का अनुप्रयोग। तो पहला देखिए, डायपोल मोमेंट इज हेल्पफुल, यह क्या होता है, मददगार होता है इन प्रिडिक्टिंग, अनुमान लगाने में, किसका, तो ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, अणुओं के ज्योमेट्री का, ज्यामिति पता करने का। यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण जो है, द्विध्रुव आघूर्ण इज हेल्पफुल, मददगार होता है, मददगार होता है, हेल्पफुल होता है इन प्रिडिक्टिंग, अनुमान लगाने में, अनुमान लगाने में, किसका, किसका अनुमान, द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, अणुओं की ज्यामिति का, यानी अणुओं की आकृति का, अणुओं की ज्यामिति या आकृति, आकृति का। डायपोल मोमेंट, दूसरा पॉइंट, डायपोल मोमेंट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द पोलैरिटी। द्विध्रुव आघूर्ण जो है, द्विध्रुव आघूर्ण हेल्प्स, मदद करता है, मदद करता है क्या चीज़ करने में, इन डिटरमाइनिंग, निर्धारण करने में, निर्धारण करने में, किसका निर्धारण करने में, द पोलैरिटी, ध्रुवता का, ध्रुवता का, कि पॉजिटिव पोल है या निगेटिव पोल, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है या नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के कारण से ही पोलैरिटी जनरेट होता है, उसी के कारण से फिर डायपोल मोमेंट हम कंसिडर करते हैं। अब देखिए, अब इस चीज़ के लिए इसका मतलब क्या, डायपोल मोमेंट जो है हेल्प करता है पोलैरिटी। अब पोलैरिटी का मतलब क्या, पोल का फॉर्मेशन, यानी पोल मतलब पॉजिटिव पोल निगेटिव पोल। अब पॉजिटिव पोल और निगेटिव पोल को हम क्या कहते हैं, आयंस, आयंस कहते हैं, इसलिए आयनिक कैरेक्टर की बात होगी। तो यूजिंग हनय स्मिथ इक्वेशन, ठीक है ना। तो देखिए कि हनय स्मिथ इक्वेशन का यूज करते हैं, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, क्योंकि आयंस का फॉर्मेशन होगा, तो पॉजिटिव आयन को हम पॉजिटिव पोल और निगेटिव आयन को हम क्या कहते हैं, निगेटिव पोल कहते हैं, जिसके चलते ये पोलर होता है। अब पोलर होता है तो उसका पोलैरिटी यानी कि डायपोल मोमेंट निकालते हैं, डायपोल मोमेंट निकाल लेते हैं, जीरो के बराबर हो गया तो नॉन पोलर कंपाउंड होगा, अगर जीरो के बराबर डायपोल मोमेंट नहीं होगा तो उसको कहते हैं पोलर कंपाउंड। तो अब देखिए परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का यूज करके। तो 16 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस 3.5 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर, जहाँ पर एक्स ए क्या है, एटम ए का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और एक्स बी क्या है, एटम बी का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का यूज करके हम इस तरह से निकाल सकते हैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं तब हमें पोलैरिटी के बारे में पता चलता है। अब परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का दूसरा एक फार्मूला देखिए, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो देखिए, तो डायपोल मोमेंट अगर जिसका वैल्यू हमें दिया रहे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट में, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट बाय कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट इनटू 100, यानी कि जब हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेरिमेंट में हम निकालते हैं, ठीक है, तो उसका ओरिजिनल क्या होता है, तो उसको ये लिखते हैं, ऑब्जर्व का मतलब क्या, जो परीक्षण में हमने किया, ठीक है ना, वो कितना, ठीक है। तो ये वैल्यू बेस्ड होता है, तो वैल्यू बेस्ड करके इस तरह से हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालेंगे, इससे पोलैरिटी का पता चलेगा, पोलैरिटी का पता चलेगा तो हम जो है ना डायपोल मोमेंट ज्ञात कर सकते हैं। ये था दूसरा पॉइंट तक पोलैरिटी को जो है ना निर्धारण करने में। तीसरा पॉइंट है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैव जीरो डायपोल मोमेंट। यूँ कह सकते हैं कोई भी कंपाउंड जिसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा वो नॉन पोलर होगा, अध्रुवीय होगा। नॉन पोलर का मतलब क्या, अध्रुवीय। एग्जाम्पल के तौर पर BF3, CCl4, CO2 ETC हैव जीरो डायपोल मोमेंट, दैट इज म्यू इक्वल टू जीरो, यानी इन सबों का डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। CO2 का जैसे देखिए, CO2 में तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इधर भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 होती है। तो यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन हो गया, कार्बन, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन हो गया, ऑक्सीजन। तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के तरफ डायपोल मोमेंट को इस ब्रोकन, इस कटी तीर के द्वारा हम दिखाते हैं। इधर की तरफ भी देखिए, ठीक है ना, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट। अब देखिए तो दोनों तरफ क्या है, सेम काइंड ऑफ बॉन्ड है, सेम टाइप ऑफ एटम है, जिसके चलते जितना डायपोल मोमेंट फॉरवर्ड होगा उतना ही डायपोल मोमेंट यहाँ पर बैकवर्ड होगा। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके म्यू बराबर जीरो, इसलिए नॉन पोलर हो जाएगा।
इसके केस में हम देखते हैं बोरॉन के केस में, तो फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है, बोरॉन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन से कम होगा, तो इसलिए बोरॉन क्या हो जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ हम किसको दिखाते हैं, डायपोल मोमेंट को। और इस तरह से हमने डायपोल मोमेंट को दिखा दिया, लेस से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ, लेस से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ, लेस से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ। अब इसका भी म्यू बराबर 0 है और यह नॉन पोलर है। अब रही बात कि कैसे म्यू बराबर 0 है, इस चीज़ को देख लेते हैं। तो आप ऐसा समझिए कि फिजिक्स में आप जो है ना पढ़ते होंगे, तो यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर कुछ एक पॉइंट है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है, यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है, और इस सब के बीच में कितना है, 120 डिग्री का एंगल है, तब तो 360 डिग्री हुआ। ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ठीक है। अब सबसे पहले इस दोनों वेक्टर, चाहे किसी भी दो वेक्टर के लिए हम बात कर लेते हैं, क्योंकि रिजल्टेंट जो हम किसी दो वेक्टर के लिए ही एक बार में निकालते हैं ना, तो इस दोनों वेक्टर के लिए अगर हम रिजल्टेंट की बात करते हैं तो देखिए ज़रा सा, दोनों के बीच में कितना 120 डिग्री, दोनों के टेल के बीच में एंगल है, तो थीटा बराबर कितना हो गया 120, इधर भी फोर्स इधर भी फोर्स, ठीक है। तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, ठीक है ना, एफ आर इसको हम लिखते हैं। तो यहाँ से जो एफ आर हो जाएगा उसका फार्मूला देखिए, जब दोनों सेम फोर्स रहे यानी सेम वेक्टर रहे और दोनों इस तरह से कुछ एंगल पर रहे, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है वो होता है 2f cos थीटा बाई 2। इसका फार्मूला जब दोनों वेक्टर सेम रहे तब, तो 2f cos थीटा बाई 2, तो 2f cos थीटा के जगह पर कितना है 120 डिग्री, तो 120/2, तो देखिए तो 2f cos 2 से डिवाइड करेंगे 120 को तो कितना 60 डिग्री, तो देखिए तो 2f cos 60 कितना होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल यानी कि f। अब यहाँ से आप देख लीजिए कि इस दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया, एफ आर इधर और जस्ट ऊपर देखिए तो यहाँ पर ये वाला है, ये ऊपर है इसका फोर्स, यानी कि एफ आर भी कितना के बराबर, एफ के बराबर, जिसका डायरेक्शन किधर है नीचे की तरफ, यानी कि ठीक नीचे की तरफ एफ आर यानी कि एफ और ठीक ऊपर की तरफ एफ। इसमें भी क्या दिखा, सेम फोर्स जो है यानी सेम वेक्टर ऊपर की तरफ और सेम वेक्टर नीचे की तरफ, तो दोनों का रिजल्टेंट फिर से क्या हो जाएगा, जितना ऊपर उतना नीचे यानी कि 0। तो इसलिए इस केस में BF3 के केस में म्यू कितना होता है 0 होता है। और यह कौन सा यह मॉलिक्यूल कहलाएगा, पोलर मॉलिक्यूल नहीं, यह नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि जिसका म्यू यानी डायपोल मोमेंट 0 होता है वो क्या कहलाता है, नॉन पोलर। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी केस देख लिया और BF3 का भी केस देख लिया। BCl3 में भी इसी तरह से होगा। जब हम CCl4 की बात करते हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं। CCl4 की बात करें तो जितना इधर उतना ही इधर एक दूसरे को कैंसिल किया, जितना अपवर्ड उतना डाउनवर्ड एक दूसरे को कैंसिल किया, ठीक है ना। तो इसलिए म्यू बराबर 0, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। अब देखिए चौथा पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट का चौथा पॉइंट कि सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, यानी कि सिस और ट्रांस आइसोमर्स को हम अंतर कर सकते हैं, डिफरेंस उसमें पता कर सकते हैं। कैसे अंतर कर सकते हैं, कैसे, बाय डायपोल मोमेंट्स, द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा हम सिस और ट्रांस आइसोमर्स में अंतर कर सकते हैं। यूजुअली प्रायः सिस आइसोमर हैज हायर डायपोल मोमेंट, अधिक होता है, डायपोल मोमेंट क्या होता है, अधिक होता है, एंड हेंस हायर पोलैरिटी, इसलिए इसकी ध्रुवता जो होती है वह अधिक होती है, ठीक है ना। अब रही बात कि कैसे पता करेंगे सिस और कैसे पता करेंगे ट्रांस, कैसा होता है, तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर से देखना पड़ेगा। देखिए कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर देखिए कि Cl है, यहाँ भी Cl है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है। अब यहाँ पर क्या देखना है कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, ठीक है, तो इस तरह से हम देखें तो इसको इस तरह से ना काट करके हम कहेंगे कि आप इस तरह से ऐसे काटिए हॉरिजेंटली। तो हॉरिजेंटली अगर जो है इस तरह से हम जो है दिखा दें, तब सेम ग्रुप जो है, चाहे सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला जो ग्रुप है वह एक तरफ आ जाए, यानी कि डबल बॉन्ड के सेम साइड आ जाए, तो उसको कहते हैं सिस मतलब सेम, ठीक है ना। लेकिन यहीं पर देखिए तो ये क्या है, डायगोनली हो गया, सेम साइड नहीं हुआ। अगर इस तरह से हम रख देते हैं डबल बॉन्ड के अलॉन्ग, यहाँ पर इस पेन को रख दिए, तो क्या हो गया, एक Cl ऊपर चला गया, एक Cl नीचे चला गया, तो ये सेम साइड नहीं ना हुआ, ये तो क्या हो गया, डायगोनली अपोजिट हो गया। लेकिन इसमें अगर हम देखते हैं फर्स्ट वाला में, तो यहाँ पर क्या हो गया, Cl और Cl क्या है, इस पेन के एक ही तरफ ऊपर की तरफ है, तो सेम साइड रहे तो उसको कहते हैं सिस, और अपोजिट साइड डायगोनली अपोजिट साइड रहे तो उसको कहते हैं ट्रांस आइसोमर्स। तो सिस आइसोमर्स का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है और ट्रांस का जो है ना कम होता है। और इस केस में चूंकि सेम है तो जितना इधर की तरफ होगा डायपोल मोमेंट उतना ही इधर की तरफ होगा, ठीक है ना। क्यों, कार्बन यहाँ पर इसको एक सिस्टम कहें तो इधर से जो है ना Cl का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ क्या होता है,
डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। इधर भी देखिए, तो जितना नीचे उतना ही ऊपर, तो एक दूसरे को जीरो कर दिया, तो यहाँ पर म्यू बराबर जीरो हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऊपर की तरफ देखिए, इसमें भी ऊपर की तरफ, तो ये दोनों मिला करके इसका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ आएगा, यहाँ पर जीरो होने का चांस नहीं है। तो इसलिए क्या कहा गया कि इस केस में जो भी डायपोल मोमेंट हो उससे ज़्यादा होता है इसमें, इसका नाम क्या है, सिस, ठीक है ना, इसका नाम है ट्रांस, यानी कि प्रायः सिस आइसोमर्स का जो डायपोल मोमेंट होता है वो ट्रांस आइसोमर से ज़्यादा होता है। अब पांचवा पॉइंट देखिए, डायपोल मोमेंट इज ग्रेटर फॉर ऑर्थो आइसोमर्स। ग्रेटर अधिक होता है, किसके लिए अधिक होता है, ऑर्थो के लिए, फॉर ऑर्थो आइसोमर। जीरो फॉर पैरा आइसोमर, जीरो फॉर पैरा आइसोमर एंड लेस देन दैट ऑफ ऑर्थो फॉर मेटा आइसोमर। अब रही बात कि ये ऑर्थो आइसोमर, ये पैरा आइसोमर और मेटा आइसोमर है क्या, पहले इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। तो देखिए जरा सा, ये जो है ये इसको कहते हैं बेंजीन, इसको क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होता है इसमें, ठीक है, ये बेंजीन हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड है और यह प्लेनर होता है, एक ही प्लेन में होता है, ठीक है। यहाँ पर पहले से कोई ग्रुप लगा हुआ है, मान लेते हैं कि कोई ग्रुप है। अब इसके बाद से कोई दूसरा ग्रुप मान लेते हैं, यहाँ पर Cl है, तो जिस ग्रुप से, देखिए इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप बेंजीन के जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा उसको कहते हैं फर्स्ट नंबर कार्बन, और इसका नाम है इप्सो कार्बन, और इसका क्या नाम है, इप्सो कार्बन। इस फर्स्ट के तुलना में ये जो कार्बन है वो सेकंड नंबर कार्बन, इसको कहते हैं थर्ड नंबर कार्बन, इसको कहते हैं फोर्थ नंबर कार्बन। फिर इसी तरह से इधर से होता, तो देखिए तो 1 के अलावा ये 2, ये 3, ये 4, तो ये हो गया क्या, प्रिंसिपल ग्रुप हो गया, चाहे फंक्शनल ग्रुप हो गया, Fg इसको फंक्शनल ग्रुप कहिए, ठीक है ना। तो यह इप्सो कार्बन हो गया। इप्सो कार्बन के तुलना में, इप्सो कार्बन के तुलना में जो यह जो सेकंड कार्बन है उसको कहते हैं हम लोग अर्थो पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इसको हम कह रहे हैं फर्स्ट पोजीशन, इसको कह रहे हैं फर्स्ट पोजीशन, तो 1-2 पोजीशन को हम लोग कहते हैं, 1-2 पोजीशन को कहते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, अर्थो पोजीशन, अर्थो, ठीक है ना। 1-3 पोजीशन को कहते हैं, 1-3 पोजीशन को कहते हैं मेटा, और 1-4 पोजीशन को कहते हैं, 1-4 पोजीशन को कहते हैं हम लोग पैरा, पैरा कहते हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा, 1-2 पोजीशन क्या हो गया, अर्थो, 1-3 पोजीशन, 1-2 पोजीशन यानी यहाँ यहाँ रहेगा। तो इस तरह से हम देख लें, तो यहाँ पर हम कह देते हैं कि बेंजीन है, यहाँ OH, अगर Cl हम यहाँ पर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑर्थो, ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो। लेकिन यहीं पर देखिए तो ये तो बेंजीन है, यहाँ पर यह OH है और यहाँ पर Cl लगा दिया, तो 1-3 पोजीशन पर है, तो इसको क्या कहते हैं, मेटा। और अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं, यह बेंजीन है, OH है यहाँ पर लगा, यहाँ पर Cl लगा दिए, तो ये क्या हो जाएगा, पैरा, पैरा। तो ऑर्थो पोजीशन के लिए क्या कहा गया कि देखिए डायपोल मोमेंट जो है तीनों केस में है तो सारा चीज़ सेम, केवल पोजीशन का डिफरेंस है, तो इसमें डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इसका जो डायपोल मोमेंट होगा सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, μ1 का। अच्छा, μO लिखिए इसको अर्थो का। इसके बाद से देखिए उससे कम, देखिए ऑर्थो से कम होता है, लेस देन दैट ऑफ ऑर्थो, यानी ऑर्थो से कम होता है क्या, डायपोल मोमेंट किसका, ऑफ मेटा, मेटा आइसोमर का, मेटा आइसोमर का ऑर्थो से कम होता है। तो मेटा कौन है, ये है, तो यह μm हो गया, और सबसे कम किसका हो जाएगा, पैरा का, μp, पैरा का 0 का लिखा गया, क्यों, क्योंकि देखिए ना यहाँ से अगर हम देखते हैं ऊपर तो सीधे आमने सामने है, ये सीधे आमने सामने से जितना ऊपर की तरफ होगा उतना नीचे की तरफ डायपोल मोमेंट, तो कट करके कितना हो जाएगा, 0। तो यानी कि अगर हम देखें तो ऑर्थो आइसोमर का सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा, उसके बाद मेटा का सबसे कम किसका, पैरा का होगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि बेंजीन का जो कार्बन है उसमें से जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जब फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ रहता है उसको कहते हैं इप्सो कार्बन, फर्स्ट नंबर कार्बन। फर्स्ट नंबर कार्बन की तुलना में जो सेकंड नंबर है तो 1-2 पोजीशन को कहते हैं अर्थो, 1-3 को कहते हैं मेटा, 1-4 पोजीशन को कहते हैं पैरा। तो इस तरह से हमने डायपोल मोमेंट का एप्लीकेशन को देखा।